नमस्कार। मैं धर्मेंद्र शर्मा, विभाग अध्यक्ष RAC। आज आपको सब्जेक्ट कोड MR 202 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। आज नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जो कि ह्यूमन कंफर्ट के ऊपर है। इसमें आज के टॉपिक में हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ ऑफ एयर, यानी कि जो वायुमंडल में हमारे वायु होती है उसके अंदर भौतिक अशुद्धताएं, फिजिकल इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं। और दूसरा हम सीखेंगे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, कि जो शरीर है वो शरीर अपने टेम्परेचर को किस प्रकार से ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं फिजिकल इम्प्योरिटीज़ ऑफ एयर। तो ये एक सामने जो स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, ये लिस्ट है कि एयर के अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ज़्यादातर आपने इन सब के नाम सुने वो होंगे। सिर्फ हमारे को अब जो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से इम्प्योरिटीज़ का जो साइज़ है वो साइज़ क्या है, क्योंकि इन इम्प्योरिटीज़ को जब हमको हवा में से निकालना होगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका साइज़ क्या है। जो इनका साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से हमारे को फ़िल्टर्स वहाँ पे लगाने होंगे कि किस साइज़ तक के इम्प्योरिटीज़ हमारे को एयर में से निकालनी है। तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग साइज़ के फ़िल्टर्स लगते हैं और वो फ़िल्टर इस पर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन से प्रकार की इम्प्योरिटी एयर के अंदर से बाहर निकालनी है। तो सबसे जो पहली इम्प्योरिटी है वो है डस्ट, धूल। ये नेचुरल या मैन मेड प्रोसेस के द्वारा बने हुए सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल की जो साइज़ होती है वो साइज 100 माइक्रोन से छोटी होती है। द साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल इज लेस देन 100 माइक्रोन। तो ये मेन है आपका पहली इम्प्योरिटी, डस्ट। फ्यूम भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये कंडेंसेशन और उसके बाद में गैसेस के फ्यूजन से बनते हैं। अब साइज में आप देखेंगे, साइज के अंदर बड़ा डिफरेंस है। जहां डस्ट की जो साइज वो 100 माइक्रोन से कम थी, वहीं फ्यूम्स की जो साइज है वो 1 माइक्रोन से भी कम होती है। तो मोटे तौर पे यदि हम देखें तो डस्ट से 100 गुना छोटा जो है वो पार्टिकल साइज होती है फ्यूम की। तो यदि फ्यूम को हमारे को एयर में से एक्सट्रैक्ट करना है, एयर में से बाहर निकालना है, तो हमारे को जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे को ज़्यादा एक्यूरेट करना पड़ेगा। फिल्टर आपका ज़्यादा एफिशिएंट लगेगा, जिससे कि 1 माइक्रोन से भी कम साइज के फ्यूम पार्टिकल्स को वो एयर में से बाहर निकाल सके। तीसरी जो इम्प्योरिटी कॉमनली पाई जाती है एयर के अंदर वो है स्मोक, यानी कि धुआं। धुआं जो है वो आपको मालूम है कंबशन से पैदा होता है और धुएं के जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है, ये भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। इनके पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है वो 0.05 से लेकर 1 माइक्रोन के बीच में होती है। यानी कि लगभग जो फ्यूम पार्टिकल की साइज़ है 1 माइक्रोन से कम, तो ये भी 1 माइक्रोन से कम ही है, मगर छोटे ये 0.05 माइक्रोन तक हो सकते हैं। तो बहुत छोटी साइज़ के अंदर जो है ये स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं। चौथी जो इम्प्योरिटी है एयर की वो है मिस्ट या फोग, जिसको हम हिंदी के अंदर कोहरा कहते हैं, धुंध या फिर कोहरा। ये बेसिकली छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की, जो कि एयर के अंदर सस्पेंडेड होती हैं और इनकी जो साइज़ है ये साइज़ 15 से लेकर 35 माइक्रोन के बीच में होती है। तो अगर फ्यूम या स्मोक से हम कंपेयर करें तो मिस्ट या फोग की साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 15 से लेकर 35 माइक्रोन के बीच में। पांचवी जो इम्प्योरिटी है वो है वेपर एंड गैसेस, वाष्प एंड गैसेस। वाष्प और गैसेस जो हैं वो वातावरण के अंदर कई तरह की वाष्प और कई तरह की गैसेस जो हैं वो होती हैं। इन गैसेस को भी, जैसे कई गैसेस होती हैं इनके अंदर स्मेल होती हैं, तो उनको भी हमारे को एयर के अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे डेसिकेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि इन वेपर और गैसेस को एब्जॉर्व कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम चारकोल की बात करें तो चारकोल एयर में से किसी भी प्रकार की स्मेल को जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है। तो किसी पर्टिकुलर टाइप की वेपर या गैसेस को हमारे को एब्जॉर्व करना है तो हम चारकोल का वहाँ पे इस्तेमाल करके उसको रिमूव कर सकते हैं। छठी और आखिरी जो इम्प्योरिटी है वो है ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो हैं इनमें कॉमनली जो पार्टिकल्स होते हैं वो बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर। बैक्टीरिया की साइज़ 0.2 से लेकर 5 माइक्रोन तक। पोलन्स यानी कि परागकण,
जो कि पेड़ों से जो फूल होते हैं उन फूलों से निकलते हैं। इनकी साइज़ होती है 5 से लेकर 15 माइक्रोन। वायरस जिनकी साइज़ होती है 1 माइक्रोन से कम। इन सबको ट्रैवल करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए डस्ट पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। सामान्यतः जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं इनको डस्ट पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। उन पार्टिकल्स के ऊपर रेस्ट करके ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते हैं। तो यदि हम डस्ट पार्टिकल्स को रोक देंगे उस साइज़ के जिस साइज़ के ऊपर ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम वायरसेस को और बैक्टीरियाज को भी रोक सकते हैं। मगर ये ध्यान रखें, इनको रोकना एक अलग चीज़ है और इनको मारना एक अलग चीज़ है। फ़िल्टर के द्वारा हम इनको सिर्फ रोक सकते हैं, मगर फ़िल्टर के ऊपर ये फिर भी जिंदा रहेंगे, लाइव कंडीशन में रहेंगे। अगर इनको हमको मारना है, बैक्टीरिया और वायरस को मारना है, तो उसका अलग प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के द्वारा हम बैक्टीरियाज को और वायरसेस को मार सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की फिजिकल इम्प्योरिटीज़ थी जो कि वायु के अंदर विद्यमान होती है। दूसरा आज हम टॉपिक जो करेंगे वो है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक सामान्य व्यक्ति जो कि स्वस्थ है, उसके जीभ के नीचे का यदि हम टेम्परेचर लेंगे तो वो टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर है और इसके अंदर आधी डिग्री फ़ारेनहाइट का वेरिएशन संभव है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एग्जैक्ट आपके नहीं है तो आप बीमार हैं। इसमें 0.5 डिग्री तक का वेरिएशन जो अलाउड है, यानी कि 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट का व्यक्ति भी स्वस्थ माना जाएगा और 98.1 डिग्री का व्यक्ति भी स्वस्थ माना जाएगा। तो ये वेरिएशन जो है इसके अंदर होता है। अब शरीर जो है, बॉडी जो है, उस बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। यह टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म मानव शरीर के तापमान को 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके चलता है। अब ये बॉडी टेम्परेचर यदि शरीर को मेंटेन करना है तो शरीर जो हीट रिसीव कर रहा है, आपका जो शरीर है, बॉडी जो है, वो जो हीट प्राप्त कर रही है और बॉडी से हीट जो वापस निकल रही है, इन दोनों के बीच एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हीट गेन और हीट लॉस, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है। तभी आपके शरीर का तापमान जो है वो एक नॉर्मल तापमान मेंटेन रह पाएगा। यदि ये बैलेंस गड़बड़ा जाता है, आप हीट को रिसीव ज़्यादा कर रहे हैं और हीट आपके शरीर से बाहर कम निकल रही है, तो इस केस में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है जिसमें ये बता रखा है कि शरीर जो है वो किन किन सोर्सेज से तो हीट रिसीव करता है और किन किन सोर्सेज से हीट को रिजेक्ट करता है। तो सबसे आप पहले देखें कि मानव शरीर के एकदम सेंटर के अंदर एक गोला सा बना रखा है जहाँ पर लिखा हुआ है मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। आप जो भी फूड इंटेक करते हैं, जो भी खाना आप खाते हैं, उस खाने से आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। तो ये शरीर के अंदर जो भी हम फूड ले रहे हैं उस फूड के द्वारा हमारे को ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है। इसके अलावा जो हीट्स हमारे शरीर को मिलती हैं उस हीट के अंदर आप देखें कि कंडक्शन के द्वारा बाहर की जो सराउंडिंग एयर है, वो सराउंडिंग एयर यदि आपके स्किन से वार्मर है तो आपकी बॉडी जो है वो कंडक्शन से हीट को गेन करेगी, हीट की प्राप्ति करेगी। इसी प्रकार से रेडिएशंस आपके स्किन से जो भी वार्मर सरफेसेस है, स्किन का टेम्परेचर यदि आपके मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जो भी वार्मर बॉडीज़ हैं, भले वो 40 पे हो, 50 पे हो या सूर्य से आने वाली रेडिएशंस हो, इन सब के द्वारा आपकी जो बॉडी है वो रेडिएशन से हीट को रिसीव करेगी। इसी प्रकार से वायु, बाहर की जो वायु है उसका तापमान यदि आपके शरीर के तापमान से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर कन्वेक्शन के द्वारा आपकी बॉडी जो है वो हीट को रिसीव करेगी। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीनों के द्वारा बॉडी हीट रिसीव कर रही है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी स्किन।
इसके अलावा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो रही है। अब आप ये देखें कि हीट लॉस जो है, बॉडी से जो हीट लॉस है, वो हीट लॉस कैसे किस किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखें, सबसे ऊपर से आप चलेंगे, हीट लॉस सेंसिबल एंड लेटेड फ्रॉम रेस्पिरेशन। जो भी सांस आप बाहर निकाल रहे हैं, उस सांस के द्वारा आपके शरीर से सेंसिबल और लेटेड हीट कुछ मात्रा के अंदर बाहर निकल रही है। अब बाकी के हम 3 मोड डिस्कस करेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इनके द्वारा हीट लॉस बॉडी से जब होगा जबकि आपके शरीर के स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर आपका कम है। जैसे रेडिएशन से फॉर एग्जांपल आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपके आसपास में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कि टेम्परेचर 37 डिग्री से कम है, मान लीजिए 15 डिग्री या 20 डिग्री है, जैसे कि सर्दी के दिनों के अंदर होता है, तो आपका शरीर जो है वो रेडिएशन से हीट को लॉस करेगा, हीट आपके बाहर निकलेगी। इसी तरह से एयर मूवमेंट जो आपके शरीर पे से हो रहा है, वो एयर यदि ठंडी है तो कंडक्शन के द्वारा और कन्वेक्शन के द्वारा, इन दोनों ही से आपके शरीर से जो हीट है वो बाहर निकलेगी। अब जो कपड़े आपने पहने हैं, वो कपड़ों का क्या रोल होता है कि क्लोथिंग मिनिमाइजेस कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन लॉसेज एंड गेन्स। कपड़े जो आपने पहन रखे हैं वो चूंकि आपके स्किन और जो एनवायरमेंटल एयर है उसके बीच में आ गए, तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा होने वाले हीट गेन को भी कम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हीट लॉस हो रहा है उस हीट लॉस को भी कम कर रहे हैं। इसके अलावा एक चौथा मोड और है, आपका जो शरीर है उस शरीर के अंदर स्वीट ग्लैंड्स होती है, यानी कि पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, जिनके के द्वारा स्किन के ऊपर पसीना आता है, पर्स्पिरेशन आता है। अब यदि आपके शरीर के आसपास जो हवा है, उस हवा के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल कम है, तो शरीर पे से पसीना जो है वो एवापोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, और इस वाष्पीकरण के लिए उसको जो ऊष्मा चाहिए वो ऊष्मा वो शरीर से प्राप्त करता है। तो बॉडी से जब भी पसीना एवापोरेट होगा, पसीना जब सूखेगा शरीर से, तो बॉडी से हीट निकलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट गेन करने के 4 मोड हुए, एक तो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन और कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो कि डिपेंड करेगा रिलेटिव टेम्परेचर के ऊपर। इस तरह से बॉडी से हीट के लॉस होने के 4 साधन हुए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, और चौथा हो गया एवापोरेशन, जो भी पसीना आपको आ रहा है उस पसीने के द्वारा हीट लॉस। तो इसके अंदर यही बता रखा है अभी कि किन किन सोर्सेज से आपकी जो बॉडी है वो हीट को रिसीव कर रही है और किन किन सोर्सेज से बॉडी हीट को लॉस कर रही है, जो कि अभी हमने डिस्कस करा। ये देखिए कंडक्शन, जब बॉडी सरफेस हाई टेम्परेचर पर हो सराउंडिंग एयर से, तो स्किन से एयर के अंदर हीट आपके जाएगी, यानी कि हीट लॉस होगा। क्लॉथिंग जो है वो इस कंडक्शन की रेट को कम करेगी। इस तरह से कन्वेक्शन, बॉडी के एकदम पास में जो एयर की लेयर है, उस एयर की लेयर के अंदर आपके कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होगी। जो भी शरीर के पास की वार्म एयर है वो ऊपर उठेगी, डेंसिटी उसकी कम होने की वजह से, और उसकी जगह आपके कम तापमान की हवा वहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से लगातार जो है वो कन्वेक्शन के द्वारा हीट जो है वो बॉडी से निकलती रहेगी। अब यदि आपके बॉडी के सराउंडिंग जो एयर है, उस एयर की ट्रैवल की रेट को आप बढ़ा देते हैं, यानी कि आप मान लीजिए कोई पंखा चला देते हैं, तो आपके शरीर के एकदम पास में जो हवा है उसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट वहाँ से तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से कन्वेक्शन के द्वारा जो बॉडी से हीट लॉस है वो हीट लॉस आपके इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से रेडिएशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आपके स्किन से हाई टेम्परेचर पर हो उससे बॉडी हीट को रिसीव करेगी, और ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे है उसको बॉडी रेडिएशन के द्वारा हीट को रिजेक्ट करेगी। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपका कि आपकी स्किन का टेम्परेचर क्या है और आपके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो भी दूसरी बॉडीज़ हैं उन बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या है। चौथा जो है
वो एवापोरेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी स्वीट ग्लैंड्स है, जो पसीने की ग्रंथियां हैं, उन पसीने की ग्रंथियों से आपके शरीर के ऊपर पसीना आएगा और वो जब पसीना एवापोरेट होगा तो एवापोरेशन की जो हीट है वो हीट आपकी बॉडी से प्राप्त करेगा और एवापोरेशन के द्वारा आपकी बॉडी जो है वो हीट को लॉस करेगी, उससे हीट बाहर निकलेगी। तो जब भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर आपके स्किन के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बॉडी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों ही मोड के द्वारा हीट को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। उसके पास में हीट रिजेक्शन का सिर्फ अब एक ही तरीका रह गया और वो तरीका होता है एवापोरेशन। तो जब भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो उस वक्त सिर्फ पसीने से ही आपके शरीर से जो हीट है वो हीट वहाँ से बाहर निकल सकती है। और यदि मौसम ह्यूमिड ज़्यादा हो जाता है कि बाहर के एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो ये एवापोरेशन के द्वारा जो हीट लॉस है ये हीट लॉस भी अब कम हो जाता है। तो ये आज अब हमने स्टडी करा कि एयर के अंदर इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या अशुद्धताएँ होती हैं और बॉडी जो है उसका टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड किस तरीके से मेंटेन होता है, कैसे बॉडी किन किन मीडियम से हीट को रिसीव करती है और किन किन मीडियम के द्वारा हीट को रिजेक्ट करती है। धन्यवाद।